Hello guys, welcome to my channel. This is Kanchan Gupta, welcoming you to all my channel. This is UGC Education Paper 2. So here I'm back with the another session, that is the Unit 2. यूनिट 2 में जो रिवीजन सीरीज है, मतलब रिवीजन में हम लोग चैप्टर्स कर चुके हैं. चैप्टर्स में भी हमारे यूनिट 2 हो गया है. एक जस्ट अ सेकंड मैं आपको वो दिखाती हूँ, उससे हम लोग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. यस, सो हेयर वी हैव जस्ट अ सेकंड. जस्ट अ सेकंड, पेन. यस, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूनिट कहता है टीचर एजुकेशन के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं हमारे कमीशंस में, वो यहाँ पे आपको बात करनी है ऑन द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में वी नीड टू रिलेशनशिप्स. ठीक है, सेकंड में हमें रिलेशनशिप दिया हुआ है पॉलिसीज का एंड एजुकेशन का. उसके बाद कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का हमारे एजुकेशन से क्या रिलेशन है. तो ये वाला टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ कि कॉस्ट बेनिफिट है, जिसमें मैंने आपसे CBA की बात की थी, CEA की बात की थी. उसके बाद है इकोनॉमिक रिटर्न टू हायर एजुकेशन, सिग्नलिंग थ्योरी. ये सब हम लोग बात कर चुके हैं. ये वाला टॉपिक मैंने आपसे कवर कर चुकी हूँ. इसमें मैं बिफोर जो है इंडिपेंडेंस से पहले वाली जो भी हमारे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड था, वो सब बातें हो चुकी हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको राधा कृष्णन कमीशन मैंने करा दिया था. मैंने आपको सेकेंडरी कमीशन, फिर भी मैं रिवीजन के बेसिस पे आपको जरूर कराऊंगी, एंड कोठारी कमीशन, ये 3 चीजें मैंने करा दी थी. उसके बाद ऑनवर्ड्स हमें स्टार्ट करना था. फिर भी हम रिवीजन पर्पज से मैं आज जरूर ये सीरीज लेके आऊंगी, तो आप जरूर देख लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 14 मार्च का है, यानी कि लास्ट ईयर का है, और शिफ्ट 2 का है कि बिफोर स्टार्टिंग अ स्कूल फॉर द स्लम ड्वेलर्स, जब हमें स्लम ड्वेलर्स के लिए स्कूल स्टार्ट करना होता है, तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं, हम कॉस्ट इफेक्टिव पे, कॉस्ट बेनिफिट पे, जीरो कॉस्ट पे, या बजट एनालिसिस पे. तो ये जब भी हम स्लम ड्वेलर्स के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हम एक प्रॉफिट नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कितना एफिशिएंटली जो है हमने एजुकेशन दे पाएंगे, और कितने जो है स्लम ड्वेलर्स के जो बच्चे हैं उनको कैटर कर पाएंगे, उनकी नीड्स को जो है एजुकेशन नीड्स को कैटर कर पाएंगे. तो उस दौरान हमें यहाँ देखना होता है इफेक्टिवनेस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ सोर्स, नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट. एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है जी. डायरेक्ट कॉस्ट होती है जैसे हमने ट्यूशन फीस डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स में चली गई है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है जैसे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी एजुकेशन में, या क्या क्या हमें जो है क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, तो जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में जो है नहीं कर पाते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा येस, फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज. देखिए, ट्यूशन फीस, बुक परचेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे ही हमारे डायरेक्ट मॉनेटरी में आते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो नहीं आते हैं. क्लियर. नेक्स्ट पे आते हैं विजन. विजन बताना है हमको, NKC का, नॉलेज का. लेकिन ये जो मतलब ये जो कमेटी आई थी, कमीशन आई थी ना, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये बेसिकली आई थी हमें किस तरीके से नॉलेज को वास्ट करना है, किस तरीके से हमें जो है लोगों को एक्सेस देना है नॉलेज का, ताकि उनका ज्ञान बढ़े, उनकी इंटेलिजेंस बढ़े. तो इसमें जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जामिन करना, ये तो नहीं है. कॉमन स्कूल आपको पता ही है, तो ये नेशनल नॉलेज कमीशन में नहीं आता है. सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस और डिग्निटी, डिग्निटी वाला भी पॉइंट यहाँ इंडिविजुअल की नहीं है. डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रेंट नॉलेज बेस, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ये सारे ही हमारे 14 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन हैं. राइटर बताना है, फेमस बुक है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की. ठीक है. अब ये बुक 1926 में आई थी, फेमस बुक थी. किसने लिखे? किलपैट्रिक ने लिखे, DB ने, टाइलर ने, या कैसवेल ने. तो आपको बुक का नाम है, तो बुक का नाम थोड़ा सा आप रिलेट करके कर सकते हो. ये किलपैट्रिक ने ये बुक लिखी थी. ये एक अमेरिकन एजुकेटर हैं एंड फिलोसोफर हैं, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन से जाने जाते हैं, और उन्होंने बुक लिखी थी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क समझा जाता है इन द. ठीक है.
नेक्स्ट, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि एनईपी जो है हमारा 2020 में, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज थी विल बी मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। कौन से उसके मेंबर्स होंगे? जो हमारी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग की जो बॉडीज थी, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा इसमें से कौन से मेंबर्स थे। कि वो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल था, एनएसी, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल एंड जीईसी। इनमें से कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा यस, जीईसी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक ओवरसी या एक रेगुलेशन बॉडी थी जिसमें जीईसी क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल होगा अकेडमिक सेटिंग्स के लिए, करिकुलम फ्रेमवर्क्स के लिए, असेसमेंट प्रोसीजर्स के लिए, जो भी हमारे स्कूल एजुकेशन में हमें प्रोसेस करना होगा वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने में हेल्प करेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं, यशपाल कमेटी। यशपाल जो कमेटी थी 2009 की, वो क्या जो है एडवोकेट करती है? क्या ये एक तरह का प्रोलिफरेशन है ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज का? क्या एक प्रमोट करता है प्राइवेटाइजेशन को ऑफ हायर एजुकेशन का? इस प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। करिकुलम रिफॉर्म्स की बात करता है, या फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी स्टेटस की जो आईआईटी और आईआईएम है उनका फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज चाहते हैं। इस्टेब्लिशिंग द नेशनल कमीशन चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, इसमें काफी रिलेटेबल है, लेकिन अगर हम की पॉइंट से समझेंगे तो हम आंसर पकड़ लेंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर आता है सी, यानी कि CDE, राइट। तो मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी ये इसमें नहीं आता है, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं आता है, बाकी तीनों चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अगर और क्लियर समझते हो तो यहाँ देखो, एडवोकेट करता है, करिकुलम रिफॉर्म्स की बात करता है, जहां वो चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम का रिफॉर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव बने, अपडेट रहे, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग हो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एक्सेप्ट करे और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे और क्रिएटिविटी लाए बच्चों के अंदर। तो ये इस तरह के रिफॉर्म्स वो चाहते थे। फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज चाहते थे, जहां पे उन्होंने रेकमेंड किया कि भैया ग्रांट करेंगे फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी स्टेटस को, ताकि हमारे जो आईआईएम और आईआईटीज हैं उनको एम क्या था कि मोर ऑटोनॉमी मिले, फ्लेक्सिबिलिटी आए। सबसे बड़ी बात फ्लेक्सिबिलिटी आए, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में फ्लेक्सिबिलिटी आए, इसीलिए उन्होंने फुल फ्लेज की बात की। ठीक, फिर आता है एस्टैब्लिशिंग द नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन की सेटअप किया जाए कि यशपाल कमेटी जो थे उन्होंने क्या बोला कि जब नेशनल कमीशन फॉर द हायर एजुकेशन में क्या करेगा? रेगुलेट करेगा हायर एजुकेशन सेक्टर्स को, साथ ही साथ ये रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज, चाहे वो यूजीसी है, एआईसीटी है, उनको रिप्लेस कर देगा। तो उनका एक जो है यशपाल कमेटी में एक रिकमेंडेशन था, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है कोठारी कमीशन रिकमेंडेड। कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? तो कोठारी कमीशन के बारे में भी काफी चीजें हैं, जैसे कि उन्होंने भी काफी जो है कमीशंस में रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे से दी थी। उन्होंने भी बहुत अच्छे से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को समझा था, उसके ड्रॉबैक्स को समझा था। कि उन्होंने कहा पार्ट टाइम और जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं उनको डिस्करेज कर दिया जाए यूनिवर्सिटी स्टेज पे। ठीक है, साइंस डिस्करेजमेंट की बात हुई है यहाँ पे। उसके बाद साइंस जो एजुकेशन है और जो रिसर्च है, साइंस एजुकेशन और जो रिसर्च है शुड रिसीव द हाई प्रायोरिटी। कि साइंस की एजुकेशन मतलब जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस एजुकेशन है और जो रिसर्च है, इन्होंने कहा स्कूल कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन जो है शुड बी लार्जली वोकेशनलाइज्ड होनी चाहिए। कि दैट मीन्स कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन में ऐसे कोर्सेज चलाने चाहिए जो वोकेशनलाइज्ड को सपोर्ट करते हो। प्लस इन नॉन हिंदी जो स्पीकिंग स्टेट्स होते हैं, मतलब जहाँ से हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां पर हिंदी को डिस्करेज कर दिया जाए। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो इस चीज से कि उन्होंने यस तो यहाँ बात हुई सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जहां उन्होंने बी सी डी की बात करी, बी सी और डी। मैंने कहा ना डिस्करेजमेंट वाला पॉइंट आप इसी से एलिमिनेट कर सकते हो। उन्होंने कहा साइंस रिसर्च तो हमेशा ही हर किसी जो है कमीशन ने बोला ही है कि रिसर्च करेंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस भी हमारे कोठारी कमीशन से रिलेट करता था, प्लस वोकेशनलाइजेशन भी
जो है हमारे कोठारी कमीशन से करता है। डिटेलिंग यहाँ पे गिवन है, जैसे यहाँ पे हमने साइंस एजुकेशन बोला कि भैया ये साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को फॉस्टर करेगा, कि जैसे ही हमने बोला कि भाई हमारे करिकुलम में साइंस एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज साइंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को जो है सपोर्ट करता है। प्लस यहाँ पे हमने स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बोले, जिससे हमारे रिसोर्स की शेयरिंग बहुत अच्छे से होगी, उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा, प्लस कोलैबोरेशन बहुत अच्छे से होगा। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेट करते हैं। प्लस वोकेशनलाइजेशन में क्या होगा, ये हमारे स्टूडेंट को स्किल्ड बनाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे उन्होंने कहा पार्ट टाइम और जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, तो इसको डिस्करेजमेंट की बात कहाँ से आती है, या नॉन हिंदी में हम हिंदी को डिस्करेज कर दे, ऐसा तो मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्लियर आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। एनपीई जो 1986 था रिकमेंडेड दैट लॉन्च ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो है टीचर एजुकेशन के लिए उन्होंने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई थी, इसने 86 में। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन सी थी। राइट्स थी, आरआईसी रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सीटीई, ये बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको ये डिस्क्राइब करूंगी अभी, एक एक टर्म को मैं और उनके वर्किंग को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी अभी। इससे पहले करेक्ट आंसर ले लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 2, दैट इज द ए, सी एंड डी। ए मैंने भी आपको बोला डाइट्स तो होगा ही होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वाला। फिर उसके बाद सीटीईज हैं, एंड देन उसके बाद आईएसीटीज। तो रीजनल जो है और टीएलसी ये नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, आगे पढ़ते हैं। जो डाइट्स हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो टीचर एजुकेशन के लिए आई थी। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोला गया था इट रिलेटेड विद द टीचर एजुकेशन, तो उससे रिलेट करता हुआ बताना है। तो इसमें क्या हुआ, इन सर्विस प्री सर्विस जो है एट एलिमेंट्री लेवल पे टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा ताकि जो है टीचर्स और अच्छे से एडवांस लेवल पे जो है पढ़ सकें और पढ़ा सकें। फिर सीटीई जो है करेक्ट आउट, ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, लेकिन स्टैब्लिश्ड जो है प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग जो है एट सेकेंडरी लेवल पे, एट सेकेंडरी लेवल पे जो है बात करी थी। एंड इसमें जो था मोस्टली स्किल्स को डेवलप करना एट द सेकेंडरी लेवल। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है यहाँ पे, ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है टीचर एजुकेशन की, राइट। ये स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स जो है एडुकेटर्स के लिए, करिकुलम डेवलपमेंट्स के लिए, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रिसर्च के लिए लेके आते हैं। तो ये तीनों हो गया। कॉलेज ऑफ टीचर, ये तीनों हमारे आंसर हो गए। उसके बाद जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं ना, ये एक टीचर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, एक रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने सेटअप किए हैं, एंड जिनका, और ये क्या करते हैं, ये प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को, जो रिसर्च फैसिलिटीज होती हैं या जो करिकुलम डेवलपमेंट्स होते हैं उनके इनिशिएटिव्स को करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली टीएलसी क्या होता है, टेक्नोलॉजी लर्निंग सेंटर्स, ये दीज आर द सेंटर्स हैं, ये कोई टीचर एजुकेशन के वो नहीं है, तो ये सेंटर्स हैं, ठीक है। अब ये दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, से कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है टीचर एजुकेशन से। तुम्हारा मोस्ट जो प्रोमिनेंट और मोस्ट जो हमारा आंसर है दैट वुड बी डाइट, सीटीईज एंड आईएसी, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, ना क्लियर है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 14 मार्च का ही चल रहा है अभी तक। क्वालिटी इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क ऑफ एनएसी फॉर असेसिंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। अब आपको इसमें क्या बताना है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम। नैक से रिलेटेड है ये, ठीक है, जहां एक्रेडिटेशन होता है हमारे इंस्टीट्यूट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क। देखिए एनएसीसी के क्वालिटी फ्रेमवर्क्स थे, जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो एक पैरामीटर्स थे ना, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो पैरामीटर्स याद कर लीजिएगा, उसके ऊपर ना बहुत बारी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, पैरामीटर्स के ऊपर। तो यहाँ देखो, करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज को इसमें कंसीडर होता है, टीचिंग लर्निंग और इवैल्यूएशन कंसीडर होता है, इंस्ट्रक्शनल और लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब आपको यहाँ 3 मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट आंसर्स चुनने। अप्रोप्रिएट तो क्या, इसमें एक पैरामीटर्स हैं, जैसे इसमें पैरामीटर्स में भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले इसमें आता है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन है, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, क्वालिटी इंडिकेटर्स में, एंड इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब नैक के इंडिकेटर्स अगर आप देखते हो तो क्या है नैक इंडिकेटर्स, जिसमें
यस, क्या क्या है NAAC के इंडिकेटर्स, जस्ट अ सेकंड। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है हमारा वो है करिकुलर प्रैक्टिस, करिकुलर एस्पेक्ट। सेकेंड हमारा इंडिकेटर आता है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, जो कि हमारा ये रहा। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, जो हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। फोर्थ आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। फिफ्थ आता है स्टूडेंट सपोर्ट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेलिंग गलत हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। उसके बाद फिफ्थ इंडिकेटर आता है स्टूडेंट का सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, स्टूडेंट सपोर्ट एंड, ये इंडिकेटर्स तो बाय हार्ट आप लर्न कर लीजिए। सिक्स आता है यहाँ पे गवर्नेंस, सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। सेवेंथ आता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये 7 जो इंडिकेटर्स हैं उनको बाय हार्ट आपको लर्न करना है। कि नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं अभी इसको और कर देती हूँ। जो इसका 6th पॉइंट है यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज दी गवर्नेंस, सपोर्ट और प्रोग्रेशन। एंड जो लास्ट में आता है वो आता है इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस, मतलब इंस्टीट्यूशनल जो वैल्यूज हैं और उसमें की जाने वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि क्या वैल्यूज आप दे रहे हो और किसकी उसकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हो वो। तो ये बाय हार्ट आपको 7 इंडिकेटर्स लर्न करने हैं, जिसमें करिकुलर एस्पेक्ट्स हैं, टीचिंग लर्निंग एंड उसका इवैल्यूएशन है, रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लर्निंग रिसोर्सेज है, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन एंड इंस्टीट्यूशनल जो है प्रैक्टिसेस एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस। यस, गवर्नेंस जो है यहाँ पे गाइस सपोर्ट नहीं है, ये ऊपर कहीं मैंने कर दिया। गवर्नेंस जो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट जो है, नेशनल डेवलपमेंट एज अ कोर वैल्यू विद इन द एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क ऑफ NAAC। फिर से NAAC का क्वेश्चन है ये, फॉर यूनिवर्सिटीज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। नेशनल डेवलपमेंट जो है एज अ कोर वैल्यू है कहाँ पे, जब भी हम जो है NAAC के लिए फॉर यूनिवर्सिटीज, तो यहाँ पे बताइए, इंश्योर करना इक्विटी, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द पीस, इंक्रीजिंग एक्सेस करना, सर्विंग द कॉज ऑफ सोशल जस्टिस या कंसोलिडेटिंग ट्रूथ। मतलब NAAC के अकॉर्डिंगली नेशनल जो डेवलपमेंट है वो एक कोर वैल्यूज है, तो उसके बारे में आपको फॉलोइंग पॉइंट्स देने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ACD, यानी कि हमें इक्विटी इंश्योर करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज पीस नहीं है, इंक्रीजिंगली एक्सेस करना, कॉज ऑफ सोशल जस्टिस नहीं है, कंसोलिडेटिंग ट्रूथ है, नहीं सॉरी सर्विंग द कॉज है, ये ट्रूथ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं SSA जो डॉक्यूमेंट है मस्ट इनकॉर्पोरेट द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ। SSA का जब डॉक्यूमेंट था उसमें क्या इनकॉर्पोरेट किया गया था कि हमें ओल्डर PWDs को बुलाना है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं ओल्डर वाले को हमें जो है एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को इनकॉर्पोरेट करना है, या टीचर फ्रेटर्निटीज को बुलाना है, या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई आना चाहती है तो उनको बुलाना है, या एजुकेशनिस्ट को या लीडर्स को। तो इसका करेक्ट आंसर लेंगे 2। गाइस मैं तो जो है एक मैराथन चला रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, पॉज कर दो, अपना एक आंसर जो है इसमें रिकॉर्ड कर लो या आप लिख लो एक पेपर पे, एंड देन जो उसका आंसर मैंने आपको दिया है उसको आप सेट कर सकते हो। सॉरी,
तो 2 इसका करेक्ट आंसर है, ए बी सी, यानी कि ओल्डर पीडब्ल्यूडीज हैं, बीस हैं एंड सी है, ये है, लीडर्स नहीं आएगा इसमें। ठीक है, आ जाओ। जस्टिस वर्मा कमीशन है, मुदलियर है, यशपाल है एंड कोठारी कमीशन है। नेशनल डेवलपमेंट की किसने बात की, किसने क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स की बात की, सेकेंडरी एजुकेशन कौन लेके आया, रिवाइविंग द हायर एजुकेशन सिस्टम या लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन हम डायरेक्टली पता ही चल जाएगा आपको। इसका करेक्ट आंसर रहेगा यस 2, कि जो जस्टिस वर्मा कमीशन है उन्होंने बात की रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स की। मुदालियर कमीशन ने बात की थी ये सेकेंडरी एजुकेशन की। यशपाल कमेटी मैंने आपसे बताया ही था, लर्निंग विदाउट बर्डन। एंड कोठारी कमीशन जो है, यस, कोठारी कमीशन इज रिलेटेड विद द नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, आ जाओ। डीपीईपी, एसएसए, आरएमएसए, गाइस इसका फुल फॉर्म पता लगते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्कीम्स है ना, ये किस किस की है। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन है, ये एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान है, आरएमएसए माध्यमिक शिक्षा का है, समग्र शिक्षा इज अ जॉइंट था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं ले लेती हूँ, दैट इज द 3। ये जो डीपीईपी है ये यस मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी, एसएसए दैट इज द एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आया था, आरएमएसए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आया था, एंड समग्र शिक्षा जो था वो स्कूल और टीचर एजुकेशन के लिए आया था। क्लियर। अरेंज द फॉलोइंग इनटू द सीक्वेंस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब भी पॉलिसी बनती है उसमें सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताया गया है। नीड का असेसमेंट होता है ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, टारगेट सेट्स होते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन के बेसिस पे, फाइनलाइजेशन ऑफ द थीम्स एंड टारगेट एरियाज, व्हाटएवर द टारगेट एरियाज कौन कौन से हैं, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स या प्रिपरेशन ऑफ पब्लिकेशन। यस, सो हमें जो है पॉलिसी को फॉर्म करना है, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप स्टार्ट होता है इससे होता है ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, नीड्स के साथ में। यहाँ करेक्ट आंसर दिया यस गाइस। देखिए रिलेट करते हुए चलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले यहाँ आएगा ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, उसके बाद उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हम लोग नीड की असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे यहाँ देखती हूँ मैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन उसके बाद होगा हमारा नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। थर्ड स्टेप में आएगा हमारा, हमें टारगेट एरियाज डिसाइड करने हैं कि कहाँ पर किस चीज के लिए फाइनल करना है, हमें फाइनलाइजेशन करना है, क्या थीम होगा, ठीक है, और क्या टारगेट ग्रुप होगा। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे ट्रेंड प्रोजेक्शन की, क्या टारगेट जो हमारा टारगेट सेट जो हमने यहाँ किया है, टारगेट सेटिंग ऑन ट्रेंड प्रोजेक्शन की, क्या ट्रेंड चल रहा है। एंड द लास्ट प्रिपरेशन किया जाएगा पब्लिकेशन का। क्लियर, ये स्टेप्स हो गए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के। नेक्स्ट बार जो अरेंज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, दैट मीन्स दी फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। ठीक है, अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। यस, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा सबसे पुराना कौन सा है, उसके बाद कौन सा बन सकता है, किसके रिकमेंडेशंस पे बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यस 3। सबसे पुरानी हमारी यूजीसी है ना, सबसे पुराना हमारा यूजीसी है, उसके बाद एनसीईआरटी है, एंड देन उसके बाद नीपा है, एंड देन उसके बाद नैक, क्योंकि नैक जो है एक्रेडिटेशन बेस्ड है तो ये रिसेंट वन होगी, और एनसीटीई उससे लेटेस्ट है। अब आ जाओ ईयर वाइज हम लोग इसको देखते हैं। तो ओके, इसमें शायद एक सेकेंड, एच यू, पता नहीं क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैंने आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे आपको आंसर पता लग ही गया है। ठीक है, नीपा के बारे में पढ़ते हैं। नीपा के बारे में काफी कम लोग जानते हैं कि ये एक प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो 1962 में जो है स्टार्ट किया गया था। एंड चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस एज द गैब्रियल एलमोंट।
यस, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनपुट फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस स्पेसिफाइड बाय गैब्रियल एल्बर्ट ने इनपुट्स का, तो ये काफी कम लोग जानते हैं, इसके बारे में पहले मैं आंसर शेयर कर लेती हूँ। इसका आंसर है 2, यानी कि रूल एप्लीकेशन। रूल एप्लीकेशन जो है वो नहीं है। बाकी पॉलिटिकली, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल स्पेशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। चलो यहाँ आगे डिस्कस करते हैं इसको, कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है वो एग्जामिन करता है फंक्शंस एंड डाइस फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स को, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम्स में है, एंड आइडेंटिफाई करता है सेवरल इनपुट फंक्शंस को, और जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट कैसे होगी, पॉलिटिकली कम्युनिकेशन कैसे होगा, और कैसे इंटरेस्ट का आर्टिकुलेशन होगा। अब मतलब समझते हैं क्या है, कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, यानी कि दिस इनपुट फंक्शन फोकस करेगा कि कैसे एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल एटीट्यूड, वैल्यूज और बिलीव्स को अपनाता है, एंड इट इन्वॉल्व्स द सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल सिस्टम में जो है सोशलाइज होता है, प्लस कैसे हम एक नए मेंबर को रिक्रूट कर पाते हैं। ये सारी बातें हम लोग इसमें फंक्शंस के दौरान पढ़ते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कैसे होता है, यानी कि ट्रांसमिटिंग द पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेजेस हम लोग सोसाइटी में कैसे कंपास करते हैं, मीडिया के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू, शेप पॉलिटिकल ओपिनियंस के थ्रू। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इस इनपुट फंक्शन, ये एक सारे जो है ये इनपुट फंक्शंस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के इनपुट हैं, इनपुट्स डालने के लिए। इनपुट जो फंक्शन है यहाँ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द वेरियस इंटरेस्ट एंड डिमांड्स विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स। यहाँ पे जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, सोशल मूवमेंट्स इंक्लूड होते हैं, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवोकेट करेगी स्पेसिफिक पॉलिसीज के रेफरेंसेस को, और कैसे उसके डिसीजन मेकिंग को जो है अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट आर्टिकुलेट किया जाता है कि इंटरेस्ट क्या, मतलब इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से हैं, सोशली जो मूवमेंट्स चलते हैं वो कौन से हैं, और कौन सी अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरेस्टेड है इन्वॉल्व होने के लिए। ठीक है, लेकिन रोल एप्लीकेशन या रूल एप्लीकेशन जो है वो एक तरह का पार्ट नहीं है। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द नॉन रिकरिंग इंस्टीट्यूशनल की कॉस्ट कौन सी है, नॉन रिकरिंग। फर्नीचर है, लेबोरेटरी केमिकल्स हैं, सैलरी, स्टीपेंड्स। ऑब्वियसली नॉन रिकरिंग में आता है फर्नीचर, वन टाइम एक्सपेंस होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी। कौन सा ऐसा टूल है जो हम पॉलिसीज को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज द साइकिल, सॉरी दैट इज द पॉलिसी साइकिल है, जिसमें सबसे पहले हम एजेंडा सेट करते हैं कि कौन सा एजेंडा है, उसके बाद पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं, उनके लिए एड्रेस करते हैं जो भी हमारी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर रिसर्च का एनालिसिस चलता है, फिर हम उस पॉलिसी को अडॉप्शन की बात करते हैं, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कितना वो प्रोग्राम जो है वो रेगुलेशंस में है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, वो सारे ही करते हैं। देन उस पॉलिसी का क्या चलता है, इवैल्यूएशन चलता है, ये देखा जाता है कि वो पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है, जीरो लॉस है। ठीक है, एंड इवैल्यूएशन जो है हमारा वो हेल्प करता है टू डिटरमाइन करने में कि जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं वो कितने हम लोग अचीव कर पाए हैं, कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, कितनी पोटेंशियल एडजस्टमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, एंड एट लास्ट में हम रिव्यू करते हैं, तो ये हमारा जो पॉलिसी की डेवलपमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो टूल है, दैट इज द साइकिल, पॉलिसी साइकिल। एम आई क्लियर? चलिए, which of the following has been proposed by the national 2020 outcome for higher education programs? इसमें से कौन सा जो है हमारे एजुकेशन में एक्सपेक्टेड लर्निंग को लेकर आया था, कौन सा फ्रेमवर्क है? जीईसी, अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये काउंसिल है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक फ्रेमवर्क है, एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग्स है। यहाँ पे प्रोफेशनली जो टीचर्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा हमारे हायर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेट करता है। तो इसका यस, वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर लॉक कर लेना। इसका आंसर रहेगा जीईसी। जीईसी क्या करता है? फ्रेम द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को फ्रेम करता है। जनरल एजुकेशन काउंसिल है, ये हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स को ये डिफाइन करता है कि कौन सी डिजायर्ड लर्निंग, डिजायर्ड नॉलेज, डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है इन द हायर एजुकेशन। ठीक है, जीईसी।
National Education Policy 2020 recommended which of the following functioning for the General Council, जो अभी हमने पढ़ा ना एजुकेशन का जनरल जो काउंसिल है ना, वो मेन इसमें से कौन सी टर्म में आता है, कौन सा फंक्शनिंग करता है? दैट इज दी, यस, ये है एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग। क्लियर? Yes, one of the accreditation जो schemes हैं about NABET involves the quality of, क्या आएगा यहाँ पे, प्री प्राइमरी गवर्नेंस, प्राइमरी स्कूल गवर्नेंस, या सेकेंडरी स्कूल गवर्नेंस, या स्कूल गवर्नेंस? यस, इसका आंसर है फोर्थ, स्कूल गवर्नेंस। की व्हाट इज वन ऑफ द एक्रेडिटेशन स्कीम, एक तरह की स्कूल गवर्नेंस जो है यहाँ पे स्कीम है। देखो यहाँ पे नेशनल एक्रेडिटेशन जो बोर्ड है NABET वाला, इसकी फुल फॉर्म यहाँ बताई है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द QEC, तो आपको ये पता होना चाहिए QCI के अंदर एक बॉडी है ऑटोनॉमस बॉडी जिसका नाम है NABET। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दैट इज द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, QCI, जो ये क्वालिटी मेजर करने में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है एक्रेडिटेटिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स को। NABET जो है डेवलप्ड अ नंबर ऑफ स्कीम्स निकाली है उन्होंने, नंबर ऑफ स्कीम्स। स्कीम इज बेस्ड, स्कीम किस पर बेस्ड होती है? लीडरशिप पे। सबसे पहले आती है लीडरशिप पे, कि लीडरशिप क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए, स्कूल का बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए, वेल डिफाइंड सिस्टम होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जो है यहाँ पे क्राइटेरियाज डिसाइड किए हुए हैं, और यहाँ पर उनका जो स्कूल का विजन है एंड जो मिशन है गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, स्कूल शुड हैव अ क्लियर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो कि ये इंश्योर करेगा कि स्कूल कितना अकाउंटेबल है टू द स्टेक होल्डर्स के लिए। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे जो है कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स होनी चाहिए, जो कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए। रिक्रूटमेंट जो है, ठीक है, क्वालिफाइड स्टाफ की, एक्सपर्ट्स की होनी चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ की होनी चाहिए। रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए? कि स्कूल शुड हैव द रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नीड्स ऑफ, तो ये सारी चीज़ें, लीडरशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम की पैडागोजी, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीज़ें कौन ध्यान में रखता है? NABET, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि QCI का एक वो है, ऑटोनॉमस बॉडी है। क्लियर है? फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो है 2020 प्रपोज करता है। नाउ अगेन जो 2020 की पॉलिसी है वो हमारे क्वालिटी ऑफ टीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या रिकमेंडेशन देती है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, 20 आवर्स फॉर द कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एवरी ईयर, हर साल 20 घंटे हमें एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट को देने हैं, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ द टीचर्स, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द 4 years, ठीक है जी। काफी आप लोगों ने इसमें अंदाजे लगा लिए होंगे, मैं आपको करेक्ट आंसर भी दे देती हूँ, दैट इज दी 3। नेशनल प्रोफेशनल, हमें स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है, बिल्कुल करना है। नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग करना है, एंड द लास्ट वन तो है ही है, 4 साल का इंटीग्रेटेड ITP प्रोग्राम। ITEP प्रोग्राम आपने सुना होगा, ITEP प्रोग्राम जो 4 साल का प्रोग्राम है, ये बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप जरूर इसके बारे में पता करिए। चलो, इसमें बात आती है नेशनल जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं टीचर्स के लिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचर, द फर्स्ट वन, उसके बारे में बता रही हूँ। ये क्या होता है? ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंसीज को सेट करता है कि भाई इस पोस्ट के लिए मिनिमम टू मिनिमम क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंसी ये चाहिए ही चाहिए, जिसके अंदर यहाँ पे 6 डोमेन्स आते हैं कि PCK, यानी कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज कितनी है, पेडागोजी की स्किल्स कितनी डेवलप्ड है, कितने अच्छे से स्पीकिंग स्किल्स है, कितने अच्छे से क्वेश्चन आस्किंग है, कितने अच्छे से ग्रैपिंग है, ये सब। असेसमेंट कितना है, कम्युनिकेशन कितना है, प्रोफेशनल एथिक्स कितने अच्छे हैं, स्टूडेंट एंड कम्युनिटी का एंगेजमेंट कितना है, मतलब स्टूडेंट्स के साथ जो है वो अपनी सोसाइटी के साथ उसका एंगेजमेंट कैसा है, कैसे प्रोफेशनली उसको डेवलप किया जा सकता है, ये सारी बातें। फिर आती है नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, यानी कि ये सपोर्ट करता है जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जो मेंटोर कर, उनको मेंटोर या कोचिंग में डाला जाता है। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको काफी सालों का एक्सपीरियंस है, उनको मेंटोरिंग के लिए
They will help the mentees to develop their teaching skills, reflect practices. इंटीग्रेटेड जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में अभी बताया आपको, आईटी ईपी का जो प्रोग्राम है ना, ये 4 साल का प्रोग्राम है जिसके अंदर ये जो है पेडागोजी, करिकुलम असेसमेंट, इस तरह के टॉपिक्स को इंक्लूड करता है। प्लस ये 4 साल का प्रोग्राम है जिसके बाद आपको जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री अवेलेबल हो जाती है। तो इसमें काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन हैं, तो उसको ज़रूर जाके पढ़िएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन लिस्ट, यहाँ पे बुक की लिस्ट दे रखी है। पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन है, कल्चर, पावर एंड लिबरेशन, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में, यस डेमोक्रेसी इज द की वर्ड, डेमोक्रेसी से आप एक पता लगा सकते हो। प्लस यहाँ पर एक पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ आंसर है 3, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन उसमें देखो दोनों ही नाम बराबर हैं, लेकिन यहाँ कल्चर, पावर एंड लिबरेशन ये लिमिट कर दिया गया है, तो ये दिया था पॉलो फिगारे। पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, कल्चर, पावर एंड लिबरेशन। yes written by the Paulo Freire, and then उसके बाद politics of education, that is the given by Kenneth J. Seltman, and political agenda of education, that was the given by Krishna Kumar, एंड डी का है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी मैंने कहा था ना, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा ये वाला दे ही देगा हिंट, ये डेमोक्रेसी जो है एंड एजुकेशन के बाद जॉन डेवी ने बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एनसीईआरटी के फंक्शंस दिए हुए हैं, क्यूसीआई है, यूजीसी है, नीपा है, तो ये तो एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो जहां भी आपको ये देखो ये दिख रहा है, ये रहा फोकस ऑन द प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्यूसीआई क्वालिटी को करता है, ग्रांट्स वाला ये करता है, और रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी करता है। सर्टेन मैकेनिज्म टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट, जिसमें प्रोडक्ट सर्विसेज एंड क्वालिटी हो गया क्वालिटी। तो बहुत ही सिंपल था ये वाला, तो इसमें बहुत आराम से आप इसमें मैच कर लोगे। ठीक है, 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ आपको दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग इनटू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपको ये टीचर 1 दिया हुआ है, नेशनल कमीशन, यहाँ पे आपको NCFTE मतलब कि नेशनल करिकुलम दिया हुआ है टीचर का, जिसमें ये आपको यहाँ पे इसका मोटो दिया हुआ है, प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। NPE रिव्यू कमिटी नाम करते हुए यहाँ पे POA का दिया हुआ है, आई थिंक रिव्यू कमिटी तभी थी। नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन द लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन किसकी थी, यशपाल। एंड करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द क्वालिटी टीचर एजुकेशन, यहाँ पे बहुत ही आपको अच्छे तरीके से कह दो या बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन आपको गिवन है। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने ले लिया है। द फर्स्ट जो आपका आया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज द NCFTE। ठीक है, ईयर ऑफ NCFTE, यहाँ देखो दैट इज द 1963, NCF का होगा 1960। एनसीएफ जो है ना टीई, ये फर्स्ट हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1975 में, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से डेवलप करेंगे। एंड उसके बाद इसको रिवाइज्ड किया गया काफी बारी, एंड मोस्ट रिसेंटली जो रिवीजन हुई है इसकी वो हुई है 2021 में। तो इसका 75 इसका ईयर हो गया, यहाँ लिख लीजिएगा ये है 75। ठीक है, फिर आया NPE का रिव्यू कमेटी, NPE
रिव्यू कमेटी। उसके बाद आया यहाँ पे ये एडवाइजरी कमेटी ऑन द लर्निंग विदाउट बर्डन की एडवाइजरी कमेटी। एंड देन उसके बाद है यहाँ पे ये क्वालिटी टीचर एजुकेशन से करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका लास्ट में ये, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी गलती है। ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा ये ना, सबसे पहले यहाँ आएगा नेशनल कमीशन ऑन टीचर वन, राइट। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका ये रिव्यू कमेटी, एनपीई का रिव्यू कमेटी। एंड देन उसके बाद यहाँ आएगा लर्निंग विदाउट बर्डन। एंड देन उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारा ये क्वालिटी टीचर एजुकेशन। एंड देन लास्ट में आएगा हमारा NCFTE। अरेंज करना है हमें व्हीलर्स का मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। ये करिकुलम डिजाइन का आ गया है हमारा, यूनिट 2 पे चल रहा है ना, वो करते हैं हम लोग। विच कमीशन, हाँ, विच कमीशन एंड नेशनल फ्रेमवर्क जो पॉलिसी है टॉक अबाउट द टीचर इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन मल्टीपल टास्क। इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है फ्रेमवर्क है, कौन सा कमीशन है जिसने हमारे टीचर इवैल्यूएशन को मल्टीपल टास्क पर इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके बारे में बात की है। क्या वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है या नेशनल नॉलेज कमीशन है, नेशनल पॉलिसी है या कोठारी कमीशन है? तो दैट वुड बी येस, ये NPE 86 की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि नेशनल जो पॉलिसी 86 था उसने कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की थी, जिसमें उसका मल्टीटास्क हो, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हो, स्टूडेंट्स का फीडबैक मिले, पीयर रिव्यू हो, इनके बारे में हुई थी। क्लास ऑब्जर्वेशन में टीचर को परफॉर्मेंस डिसाइड होगा, स्टूडेंट का फीडबैक लिया जाएगा। एंड देन पीयर रिव्यू में असेस होगा टीचर की ट्रेनिंग का कि कैसे जो है टीचर पढ़ा रही है। इस तरीके से ये एक लैंडमार्क था, राइट। एंड जो पॉलिसी थी एम्फेसाइज करती थी कि टीचर का जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो बेस्ड ऑन मल्टीपल टास्क होना चाहिए, और उसके कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप्स उन्होंने दिए थे। एंड हेयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ द टीचर्स इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन मल्टीपल, कि अगर हम टीचर को मल्टीपल टास्क के बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होगा, ठीक है, उसमें एडिशनल ट्रेनिंग और उसको सपोर्ट मिलेगा, फीडबैक अच्छा मिलेगा टीचिंग को रिलेटेड, प्लस उनकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो इम्प्रूव होगी, है ना। ये एक तरह का विजनरी डॉक्यूमेंट था जिसमें काफी मल्टीपल जो है गोल्स को सेट किया गया था, ठीक है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी हैज अ पोटेंशियल कि वो इम्प्रूव करे, कि टीचर की जो क्वालिटी है या क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो इम्प्रूव करे। बेसिक मोटो उसका वही था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडर द पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी एक ओलंपिक से रिलेटेड था, ये हमारा यूनिट 10 का क्वेश्चन आ गया है, स्पेशल भारत। ये वाला ले लेते हैं कि फंक्शंस आपको बताने हैं, ये UGC, CIET, SCRT और NCTE को सारे फंक्शंस पता है। तो डिजाइन एंड प्रोड्यूस द एजुकेशनल मीडिया सॉफ्टवेयर मटेरियल। अब सॉफ्टवेयर मटेरियल से हमारा तो यही वाला है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। प्रिपेयर एंड प्रोड्यूस द मॉडल टेक्स्ट बुक्स। अब टेक्स्ट बुक्स कौन बनाएगा? टेक्स्ट बुक्स तो भैया ये SCRT का काम है। ग्रांट परमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू अवार्ड द डिग्रीज को अवार्ड करने के लिए है, तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड तो हमारा UGC है। कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द टीचर एजुकेशन, दैट वुड बी NCTE, है ना। इजी था फंक्शंस को डिनोट करना। चलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको मेरी जो लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट लगे होंगे, बेनिफिशियल लगे होंगे। सो जल्दी से जाके जो है इसमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सेशन को लाइक कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।